एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर अपनी एनआईएस की समरी को कर रही हैं जो हमारे एनटीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलते हैं और इनडायरेक्टली भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सेट होते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आज हम अपना 20 चैप्टर करेंगे। पहले 19 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। आज का हमारा चैप्टर है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझेंगे। डाइवर्सिटी क्या है मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ, क्योंकि ये पहले चैप्टर्स में भी आ चुका है। वर्ड डाइवर्सिटी होता है जब बहुत अलग अलग क्षेत्र के या अलग अलग बोली वाले या अलग अलग रेसेस के व्यक्ति जब एक साथ मिलकर एक जगह पर, जैसे हम यहाँ पर बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग जाति के बच्चे हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी क्लासरूम में डाइवर्सिटी है। तो इसी डाइवर्सिटी को हमें समझना है कि क्लासरूम में हम इसे कैसे यूज करेंगे, कैसे इसे एज अ रिसोर्स या एज अ गुड थिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि डाइवर्सिटी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। डाइवर्सिटी को हमें सेलिब्रेट करना है। तो शुरू करते हैं। कक्ष में हम विभिन्न पृष्ठभूमि के अलग अलग योग्यता, रुचि, अभिवृत्ति एवं क्षमता रखने वाले बच्चों के संपर्क में आते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी अलग अलग योग्यता होती है, उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, उनमें क्वालिफिकेशंस अलग अलग होती हैं, रुचि इंटरेस्ट अलग अलग होता है, अभिवृत्ति एटीट्यूड अलग अलग होता है, अभिक्षमता एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग रुचियों वाले हमारे क्लासरूम में होते हैं। बच्चों की ऊपरी तौर से देखने वाली समानता और एक समूह की तरह व्यवहार करने की प्रवृत्ति के बावजूद हर बच्चा अनूठा है, मतलब यूनिक है। उसका अपना एक सीखने का तरीका है और सिखाने की आवश्यकता होती है। कक्ष बच्चों का वह घर है जहाँ विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, भाषा, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और परंपराओं के से बच्चे आते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र से होंगे बहुत सारे बच्चे, अलग अलग संस्कृति होगी, उनकी धर्म जाति अलग होती है, भाषा अलग होती है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग होती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मिलाकर उनमें डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है। रेस के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिटी के रीजंस हैं। इस पाठ में आप विविधता के बुनियादी पहलू और विविधता को बढ़ावा देने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिटी को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसे सेलिब्रेट करना है, एज अ रिसोर्स यूज करना है। तो वही बात बोली गई है कि हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही बातें पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। सबसे पहले विविधता होता क्या है वो यही बताएंगे। कक्षा आरंभ करें जहां अध्यापक द्वारा कक्षा में होने वाले शिक्षण और अधिगम को विभिन्न परिवारों द्वारा भिन्न विभिन्न उत्सवों के अवसर पर खाए जाने वाले भोजन से संबंध किया जा सकता है। जैसे हर एक घर में विभिन्न बच्चों के अलग अलग त्योहार होते हैं और उन त्योहारों पर अलग अलग भोजन मिलते हैं, तो हम उसके थ्रू कैसे समझ सकते हैं। तो कक्षा का दृश्य, क्लासरूम सीन। आज सीमा बहुत उत्साहित है और लग रहा है कि वह अपनी अध्यापिका द्वारा किए गए कार्य कक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं है। मतलब वो किसी ना किसी बात के ऊपर एक्साइटेड है और क्लासरूम में जो हो रहा है उसको, मतलब उसका ज्यादा ध्यान उस बात पर नहीं है। वह बेसब्री से आज दोपहर के भोजावश की प्रतीक्षा कर रही है। मतलब दोपहर में जो भोजन बनेगा उनके घर पे, उसकी वो वेट में है, क्योंकि पूरी कक्षा के साथ उसके अपना मनपसंदी त्योहार के भोजन और त्योहार से संबंधित वितरण साझा करने की आज उसकी बारी है। मतलब उससे अब क्लासरूम में अपने जो भी त्योहार है उसके बारे में बताने का या फिर उससे रिलेटेड मतलब इंजॉयमेंट करने का आज उसकी बारी है क्लासरूम में। इस प्रकार उसकी अध्यापिका ने भोजन पर आधारित पाठ को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंध किया। मतलब जो क्लासरूम की टीचर है उसने अपने चैप्टर को बच्चों के, जो खुद के उनके घर में त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ बच्चों की बारी बारी से टर्न बना दी गई। इसलिए जो सीमा नाम की लड़की है वो एक्साइटेड है। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील बनाने का भी प्रयास किया कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न लोग त्योहारों और विशेष अवसरों पर अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ देते हैं और स्वयं खाते भी हैं। इसका मतलब है कि क्लासरूम में टीचर ने सबकी बारी बारी से बोला कि आज आपकी टर्न होगी, कल आपकी टर्न होगी। सबकी टर्न के अनुसार बोला कि अब आपके घर में जो भी त्योहार बनता है, उस त्योहार पर जो भी भोजन आपके घर में बनता है वो सब आपको लेके आना है और अपने त्योहार के बारे में डिस्क्राइब करना है। इसलिए सीमा क्लासरूम में उत्साहित थी। तो टीचर क्या कर रही है, हर एक बच्चे के घर में जो फेस्टिवल है उनको इम्पोर्टेंस दे रही है। हर एक बच्चे
को जोड़ने का प्रयास कर रही है शिक्षण की प्रक्रिया में। आइए अब कक्षा कक्ष के दृश्य पर प्रकाश डालते हैं। क्या कक्षा के सभी बच्चे इस गतिविधि में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि सबकी टर्न बारी बारी से आ रही है। क्या अध्यापिका बच्चों को कक्षा में उपस्थित विविधता के प्रति संवेदनशील बनाने में सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। वो संवेदनशील बना रहे कि हर एक व्यक्ति के त्योहार को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, उसको जानना है, समझना है और उसको सेलिब्रेट करना है। अब विविधता को परिभाषित डेफिनेशन पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी की है क्या? अंग्रेजी भाषा में डाइवर्सिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डाइवर्सिस शब्द से हुई है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो डाइवर्सिटी शब्द है वो किस शब्द से निकला है, लैटिन, ग्रीक, इंडोनेशिया या जो भी 4 ऑप्शंस होते हैं। तो जो हमारा डाइवर्सिटी है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, याद रखना, जो कि विभिन्नता की ओर संकेत करता है। डाइवर्स का अर्थ है एक दूसरे से भिन्न और अलग अलग विशेषताओं, गुणों या तत्वों से बना, मतलब वो एक दूसरे से भिन्न होंगे। डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किस किस में अलग अलग विशेषता होंगी, उनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगी, उनकी क्वालिटी अलग अलग होगी और उनके एलिमेंट अलग अलग होंगे। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला विशाल देश है, होने के नाते भौतिक विशेषता और सांस्कृतिक प्रतिमानों के अनगिनत प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे नस्ल मतलब रेस, धर्म, रिलीजन, जाति, भाषा आदि के संबंध में देखा जाए तो यह विविधता की भूमि है। मतलब हमारा देश बहु विभिन्नता वाला देश है, इसलिए विविधता में दृश्य और अदृश्य कारक समाहित है। विविधता में कौन कौन से कारक समाहित है? विजिबल और इनविजिबल। एग्जाम में पूछा जा सकता है हमारी विविधता में कितने कौन कौन से कारक शामिल है, विजिबल, इनविजिबल। एक और ऑप्शन दे देगा और बोल देगा बोथ ए एंड बी। तो आपको पता होना चाहिए विविधता में 2 कारक समाहित हैं, जिसमें व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, संस्कृति, व्यक्तित्व और कार्यशैली सम्मिलित है। संक्षेप में विभिन्नताओं या अनूठी विशेषताओं के प्रति पूर्व ग्रह के बिना विविधता शब्द अनूठेपन और विभिन्नताओं की ओर संकेत करता है। मतलब विदाउट एनी जजमेंट, विशेषता के प्रति बिना पूर्व ग्रह के, विविधता जो वर्ड है वो अपने आप में यूनिक है, अनूठा है और विभिन्नताओं को की ओर संकेत करता है। व्यक्ति का मूल चाहे जो भी हो, मतलब वो किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी लैंग्वेज उसकी हो, तो उन सभी व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करती है हमारी डाइवर्सिटी। तो आपको क्लियर होगा कि डाइवर्सिटी हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। उसको क्लासरूम में क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उसको रिकॉग्निशन देना है, एक अलग मतलब पहचान देनी है। विविधता ये नहीं, मतलब मेन पॉइंट यहाँ पे ये नहीं रखना कि आपके क्लासरूम में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, वैसे ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है बट है, तो आपको बाधा के रूप में नहीं देखना कि अब मैं इस बच्चे को कैसे हैंडल करूंगी, ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, नहीं, आपको उसको इंजॉय करना है, अलग अलग मेथड्स यूज करने, उसकी लैंग्वेज आप सीख पाएंगे, पूरी क्लासरूम सीख पाएगी। तो मतलब एक इंटरेस्टिंग क्लासरूम बन जाएगी हमारी डाइवर्सिटी की तरफ अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। तो ये हमारे एग्जाम में इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके 2 से 3 क्वेश्चन ठीक करवा देगी, आपको पता भी नहीं होगा। विद्यालय में विविध समूहों की उपस्थिति सुरक्षित, सकारात्मक और पोषणीय वातावरण में परस्पर अधिगम, अन्वेषण तथा उत्सव मनाने के अवसर प्रदान करती है। वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि अलग अलग धर्म कास्ट के जो भी उत्सव हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उनको अपनाने में मदद करती है। विविधता को बढ़ावा देने वाले कारक और उनके अधिगम संबंधी निहितार्थ। अब विविधता को कौन कौन से कारक बढ़ावा दे सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पॉइंट्स हैं, नस्ल हो गया मतलब रेस, बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म, नृजातीयता एथनिसिटी, लिंग जेंडर, सामाजिक आर्थिक स्तर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आयु एज हो गई, शारीरिक गतिविधि के स्तर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, धार्मिक विश्वास रिलीजियस बिलीव, अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल्स। तो ये हमारे विविधता को बढ़ावा देने वाले कुछ कारक हैं जिनके बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा नस्ल। नस्ल शारीरिक विशेषताओं जैसे कि फिजिकल जो हमारी क्वालिटीज होती हैं लाइक ऊंचाई, भार, आंखों का रंग, त्वचा आदि के आधार पर और साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार, मानकों, रीति रिवाज और प्रथाओं के आधार पर मानव जाति का विभाजन है। मतलब रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेस में हमारी ऊंचाई को ध्यान रखा जाता है, भार को, आंखों के रंग को, त्वचा को कैसी है और फिर उनके मतलब सामाजिक व्यवहार कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे, उनकी प्रथा कैसी, उसके बेस पर हम रेस को डिसाइड करते हैं। जैसे बहुत सारी रेस हैं, इंडो ग्रीक रेस है और ऐसे करके बहुत सारी रेसेस हैं। तो हम
रेस को कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऊंचाई, भार, आंखों के रंग आदि के ऊपर। आपको ये पता होना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में। ये शारीरिक गठन से संबंधित शरीर रचना की विशेषता के द्वारा पृथक जनसंख्या या समूह के वे वर्गीकृत किया जा सकता है। ये परिवर्तन भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषाई और धार्मिक संबंधों के कारणों से होते हैं। तो रेस किस लिए होती है, मतलब रेस चेंज किस लिए होती है? भौगोलिक मतलब जोग्राफिकल, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बिलोंगिंग्स के कारण हमारी रेस चेंज होती रहती है। आई थिंक ये सारा हाईलाइट हो गया है, पता नहीं कैसे। हाँ, यहाँ से ठीक है। इस वाले पेज पर हाईलाइट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसके लिए सॉरी गाइस, मुझे चेक करना चाहिए था पहले ही। अब हम अपनी जाति के बारे में पढ़ेंगे। कास्ट, कास्ट भी हमारी मतलब डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डाइवर्सिटी लाने में, क्योंकि बहुत सारी कास्ट है हमारे समाज में। भारत की जाति जन्म से निर्धारित वर्गीकरण की एक प्रणाली है, मतलब जन्म से ही हर एक बच्चे को मिलती है कि उसकी जाति कौन सी है, उसकी कास्ट कौन सी है। जाति को कठोर सामाजिक श्रेणी की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि रिवाजों, कानूनों या धर्म द्वारा अनुमोदित वंशानुगत स्तर और सामाजिक बाधाओं से निर्मित है। भारतीय संदर्भ में जाति एक ऐसी सामाजिक समूह की ओर संकेत करती है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है। जाति समूह के सदस्य प्राय अंतःविवाही होते हैं, जो आपस में ही विवाह के लिए उन्मुख होते हैं। मतलब ये होता है ना, इस कास्ट की मैरिज इसी सेम कास्ट में होती है, जैसे कि जाट है तो जाट से ही शादी होगी, या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से ही होगी। तो मतलब कास्ट के कुछ अलग अपने रीति रिवाज होते हैं, और जो कास्ट है वो जन्मजात व्यक्ति को मिलती है कि वो किस कास्ट में उसका जन्म हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कुछ जाति दिखाई गई है: अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, फॉरवर्ड क्लासेस। तो ये हमारी अलग अलग कास्ट हैं। ये आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये याद रखने कि डाइवर्सिटी को कौन से फैक्टर मतलब इनहेंस करते हैं। लाइक हमने पहले पढ़ा रेस हो गया, दूसरा हमारा कास्ट हो गया। डीपली इतना जाने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। विद्यालय शिक्षा का स्थान है जहाँ समानता और समता को प्रचारित करना चाहिए और जाति आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मतलब हमें जाति के आधार पर क्लासरूम में व्यवहार नहीं करना टीचर्स को कि ये ब्राह्मण जाति है तो इससे अच्छा व्यवहार, ये शूद्र जाति है तो इससे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाए, नहीं। बल्कि हमें क्लासरूम में समानता और समता मतलब इक्वालिटी और इक्विटी को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता कि इक्वालिटी क्या, इक्वालिटी तो इजी है कि सबको हम समान अवसर दे रहे हैं, इक्वालिटी, बट इक्विटी थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक एक व्यक्ति है यहाँ पर बहुत लंबे कद का है, एक व्यक्ति है थोड़ा छोटे कद का है, और एक काफी छोटा है। तो इन तीनों को अगर हम सेम प्रकार की सीढ़ी दे दीवार के उस पार देखने के लिए, तो क्या ये समानता होगी? क्या इस लंबे व्यक्ति को जो दीवार के उस पार भी देख सकता है बिना सीढ़ी के, ये व्यक्ति, इसको सीढ़ी की जरूरत है और इसको मतलब थोड़ी और लंबी सीढ़ी की जरूरत है। तो अगर हम इनको सेम प्रकार की सीढ़ी देंगे तो क्या ये इक्वालिटी होगी इन तीनों के लिए? नहीं, इस व्यक्ति को तो सीढ़ी चाहिए ही नहीं। तो इक्विटी का मतलब है कि जरूरत के हिसाब से हम किसी को सहायता करें। जैसे इस व्यक्ति को सीढ़ी की जरूरत नहीं है तो हम इसे नहीं देंगे, इसकी सीढ़ी की जरूरत है तो हम इसे सीढ़ी देंगे, और इसको और लंबी सीढ़ी की जरूरत है तो हम इसे इसकी नीड के अकॉर्डिंग और लंबी सीढ़ी देंगे। तो इक्विटी टर्म आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हर एक व्यक्ति की नीड के अनुसार उसे हम सहायता देंगे। तो इक्विटी ये होता है, इक्वालिटी क्या होता है कि सबको हम समान अवसर दे रहे हैं। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके थ्रू पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तभी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे हवा में मैं कुछ नहीं बता रही आपको। बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म ही हमारी डाइवर्सिटी को इनहेंस करती है। मल्टीलिंग्विज्म होता क्या है कि बहुत सारी भाषा जब हम बोलते हैं क्लासरूम में या अपनी सोसाइटी में, भारत में प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा है। यह केवल उच्चारण मात्र नहीं है बल्कि यह बोली है, मतलब डेलिकेट है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाती है। बहुभाषिकता एक वक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से वक्ताओं के समूह द्वारा विभिन्न भाषाओं का उपयोग करना को प्रोत्साहन देना है। एक से अधिक भाषाओं में बोलने की योग्यता को वैश्विक स्तर पर आदर और सम्मान दिया जाता है। जो एक से अधिक लैंग्वेज बोलता है उसे आदर और सम्मान अलग दिया जाता है।
हम सभी संप्रेषण के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के लिए ऑब्वियस सी बात हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ठीक तरह से सुन नहीं पाते वे संप्रेषण हेतु सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दृश्य संबंधी कठिनाई वाले लोग लिखने के लिए और नोट्स के लिए ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश की अन्य भाषाओं के समान ही बहुभाषिकता का एक अन्य आयाम संप्रेषण के माध्यम से सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि का आदर और महत्व देना भी है। मतलब मल्टीलिंग्वेज में हम ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा को भी ऐड करेंगे। निर्जातीयता मतलब एथनिसिटी। निर्जातीयता एक समान क्षेत्रीय और सांस्कृतिक परंपराओं के सामाजिक समूह की सदस्यता का संकेत करती है। मतलब इसमें संस्कृति की जो परंपराएं हैं, जो उस समूह के रीति रिवाज हैं, उसको दिखाती है। ये कारक पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र के साथ ही साथ विद्यालय के दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों को अत्यधिक प्रभावित करता है। मतलब कि एक समाज में एक संस्कृति की क्या परंपराएं हैं, उन परंपराओं से रिलेटेड है ये एथिसिनिटी। बस ये आपको फैक्टर्स मतलब याद रखने हैं कि ये हमारी डाइवर्सिटी को इन्हेंस करते हैं। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जेंडर। अब लिंग। लिंग आम आदमी लिंग को महिला और पुरुष के रूप में समझता है कि एक लड़का या लड़की के संबंध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान के रूप में लिंग को समझने की जरूरत है। सेक्स एक शब्द है जो कि लिंग के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। हमारा सेक्स और लिंग मतलब जेंडर दोनों अलग अलग टर्म है। प्राय लिंग के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। सेक्स एक जैविक विशेषता है, मतलब सेक्स हमारी क्या है, एक बायोलॉजिकल टर्म है, जबकि लिंग एक सामाजिक, ये हमारी सोशल टर्म है। सेक्स बायोलॉजिकल टर्म है और जेंडर सोशल टर्म है। सेक्स की जैविक विशेषता है, मतलब सेक्स बायोलॉजिकल है जो जीन्स हार्मोन से जुड़ा हुआ है। स्त्री पुरुष प्रजनन अंग द्वारा निर्धारित होता है। एग्जाम में गाइस यहाँ से मल्टीपल टाइम्स हमारे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। मल्टीपल टाइम्स जो पीआरटी का डीएसएसबी में एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया था। तो पूरे चांसेस हैं कि 2025 के एनटीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो कि इसमें पूछा जाएगा कि जेंडर हमारा क्या है, सोशल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, और दो ऑप्शन और एक्स्ट्रा होंगे, कुछ भी होंगे। तो आपको ये माइंड में रखना है कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड है, हमारे फिजिकल सेंस से रिलेटेड है, जो जैविक है, और जो जेंडर है वो समाज ने बनाया, एक सोशल टर्म है। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। वीडियो पॉज करो यहीं पे, अभी ये पढ़ लो। क्या है, कुछ मतलब खास तो है नहीं, बट पढ़ सकते हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऐसी संशोधन वांछित है जिसमें ऐसी अधिगम परिस्थितियों का निर्माण सम्मिलित है जहां दोनों लिंगों को समान सहभागिता सम्मिलित हो। वही बात है कि हमको सबको इक्वालिटी में रखना है, भेदभाव नहीं करना लिंग के आधार पर। इसी प्रकार ईसीसी केंद्र में जब बच्चे को शारीरिक सक्रियता हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, तब अध्यापिका का ध्यान रखना चाहिए कि दौड़ने, पढ़ने, बैट बॉल या फुटबॉल आदि के साथ खेलने जैसी गतिविधियों में बालिकाओं की समान सहभागिता हो। ये नहीं कि बैट बॉल खेलना है तो गर्ल्स नहीं खेलेंगी, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। अब आप टीचर बनने वाले हो, बन ही जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना कि लड़कियों को शुरू ईसीसी लेवल पे हमारे बच्चे की नींव रखी जाती है। तो अगर आप उस नींव पर ही गड़बड़ कर दोगे कि बॉयज सिर्फ ये गेम खेलेंगे, बैट बॉल खेलेंगे, गर्ल्स बैठने वाले गेम खेलेंगी, किचन सेट से खेलेंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप नींव को ही गड़बड़ कर दोगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। आपको शुरुआत से ही सभी बच्चों को मतलब भेदभाव नहीं करना अपनी क्लासरूम में, और गुड़िया किचन सेट तथा गुड़िया घरों के साथ खेलने में बालकों को भी शामिल करना है कि लड़के भी गुड़िया घर में किचन सेट से खेलेंगे। ओके, इस बात को ध्यान रखना जब आप टीचर बन जाओगे। तो ये समरी पढ़ाने का आपको रीजन क्या है कि जब आप एज अ एंटिटी टीचर बन जाओगे तो आपको इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, इसीलिए आपको ये पूरी समरी पढ़ाई जा रही है। अब कोई बच्चा सोचे कि वो बिना ये समरी पढ़े टीचर बन जाए, अगर उसकी किस्मत होगी तो बन सकता है, बट प्रोसेस से होके गुजरना इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप टीचर बनोगे। अगर जो भी मतलब अब जो भी टीचर बनेगा आपको खुद पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की थी, कहाँ कहाँ से सोर्सेज पढ़े थे। तो किसी भी चीज को छोड़ के नहीं चलना है, मेहनत करो, सफलता निश्चित मिलेगी।
थोड़ा हम मुद्दे से भटक गए, सॉरी इसके लिए। बट टाइम टाइम पे आपको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन सही नहीं रखते और हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्शन ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा पॉइंट है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्तर, मतलब ये भी हमारे डाइवर्सिटी में एक फैक्टर है। सामाजिक आर्थिक स्तर कक्षा कक्ष में विविधता के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाए। ये नहीं कि ये अमीर घर से आता है, ये गरीब घर से आता है, ये मीडियम घर से आता है तो उसके हिसाब से क्लासरूम में उनके साथ बिहेवियर किया जाए। नहीं, सामाजिक आर्थिक स्तर को ध्यान नहीं रखना। चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, स्कूली बच्चों के लिए वेशभूषा संभवतः इसी दार्शनिक मान्य को के साथ रखी गई है। अब स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है, किस लिए होती है? ताकि अमीर का बच्चा भी सेम उसी यूनिफॉर्म है और गरीब का बच्चा भी सेम उसी यूनिफॉर्म है। इसलिए होती है कि स्कूल में एक इक्वालिटी बनी रहे, समानता बनी रहे। अब आपको यूनिफॉर्म का भी रीजन पता चला होगा, मतलब पहले भी पता होगा बट हमारी एनएस में दिया गया है। शारीरिक अशक्तता, फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके कारण भी हमारे क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है। शारीरिक अशक्तताओं का संबंध ऐसी क्षति से है जिसमें परिणाम स्वरूप शारीरिक गतिविधियां कुछ सीमित हो जाती हैं। अशक्त बच्चों को शेष समूह के साथ शिक्षण अधिगम गतिविधियों में सम्मिलित न किए जाने के लिए इन्हें बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि ये बच्चा अशक्त है या ये नहीं कर पाएगा, तो ऐसा टीचर को कतई नहीं करना है। कक्षा कक्ष में अशक्तता बच्चों की उपस्थिति शिक्षक के साथ ही साथ विद्यालय प्रशासन को व्यावसायिक तौर पर विकसित करने होने में के अवसर प्रदान करती है। कि हमारे स्कूल में भी हम मतलब सभी बच्चों को शामिल करें, किसी बच्चे को छोड़े नहीं कि वो अशक्त है इसलिए हम उस बच्चे को छोड़ रहे हैं। पॉज करो वीडियो को, यहीं पे इस वीडियो को पढ़ो खुद से। अध्यापक अभिभावकों के सामान्य शब्द जैसे नहीं, हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मुझे ज़रूरत है इत्यादि के लिए घर में उपयोग में लाए जाने वाले संकेतों को भी सीख सकते हैं। कक्षा में ये संकेत फ्लैश कार्ड या चित्रों के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिन्हें बच्चे अध्यापक और साथियों के साथ संप्रेषण के दौरान उपयोग में ला सकें। संप्रेषण को सुविधाजनक करने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ और विशिष्ट अध्यापक की भी सलाह ली जा सकती है। मतलब क्लासरूम में आपको जो बच्चे बोल नहीं सकते या जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, सुन नहीं सकते, उनके लिए भी अपने क्लासरूम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हर बच्चे के लिए सुविधाजनक बात बन जाए क्लासरूम में। अशक्त बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे शब्द और हमारे उन्हें संबोधित करने के तरीके बहुत महत्व रखते हैं। अशक्तता के प्रकार पहले बच्चा शब्द का प्रयोग करना हमेशा ही उचित है। उदाहरण के लिए स्वलीन बच्चा कहने के स्थान पर बच्चा स्वलीनता के साथ कहा जाए। कुछ सुझाव, अब जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको मतलब अच्छे से देखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हमें ऐसे नहीं बोलना। देखो, अशक्त बच्चे के स्थान पर बच्चा अशक्त के साथ प्रयोग करे। मतलब क्लासरूम में आपको डिसेबल्ड चाइल्ड नहीं बोलना बल्कि बोलना है चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। जैसे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। मानसिक रूप से मंद, जड़ बुद्धि, मूर्ख इत्यादि के स्थान पर बच्चा बौद्धिक अशक्तता के साथ प्रयोग करना है। मतलब क्लासरूम में आपको ये नहीं बोलना कि मेंटली रिटार्डेड है, इडियट है, मोरोन है, बल्कि बोलना है चाइल्ड विद इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबल बोलना है, ना कि ये सारे शब्दों का यूज करना है। व्हील चेयर से बंधा हुआ या व्हील चेयर तक सीमित, ऐसे शब्द यूज नहीं करने बल्कि बोलना है बच्चा व्हील चेयर के साथ प्रयोग करे। जैसे चाइल्ड विद व्हील चेयर। दृष्टिहीन बच्चे के स्थान पर बच्चा दृष्टिहीन के साथ प्रयोग करे। विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड यूज नहीं करना बल्कि चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयर्ड, ये शब्द यूज करने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे के पूछ लेगा कि कौन सा शब्द यूज करे। जैसे कि एक जो मानसिक रूप से मंद बच्चा है उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? मानसिक रूप से मंद, मूर्ख, जड़ बुद्धि, या फिर बच्चा बौद्धिक अशक्तता के साथ। तो आप कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे? बच्चा बौद्धिक अशक्तता के साथ, चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ना कि ये 4 वर्ड। ये हमारे एनओएस में गलत दिए गए हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए मैंने 2 स्टार लगाए हैं, इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस बिलीफ भी हमारे डाइवर्सिटी को इन्हेंस करता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मोटे मोटे ऊपरी तौर पर। संरचनात्मक शैली,
कॉग्निटिव स्टाइल बच्चों का क्या है? यह अधिगम को आत्मसात करने और शैक्षणिक हस्तक्षेपों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रिया के तरीके से भिन्नता की ओर संकेत करता है। हर एक बच्चे की कॉग्निटिव स्टाइल अलग-अलग होता है। कोई सुनकर समझ पाता है, कोई देखकर समझ पाता है, कोई करके समझ पाता है। प्रत्येक बच्चे की अधिगम की विशेष शैली होती है जो उनके व्यक्तित्व और मिलने वाले अवसरों के साथ-साथ सीखने के संसाधनों तक पहुँच जाती है, जिससे क्लासरूम में टीचर को डाइवर्स लर्निंग नीड्स का स्टाइल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या थे? डाइवर्सिटी को इनहेंस करने वाले थे। एक बार सभी पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था, हमारा रेस था, कास्ट, फिर हमारा मल्टीलिंग्विज्म था, फिर एथनिसिटी था, जेंडर, लिंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्तर, शारीरिक अशक्तता, फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, याद रखना। धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीव, संज्ञानात्मक शैली, कॉग्निटिव स्टाइल। तो ये सब डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। तो आज का हमारा हो गया है कंप्लीट। बाकी का हम पार्ट सेकंड में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा बचा है, 5 या 10 मिनट की वीडियो ही बनेगी नेक्स्ट सेकंड पार्ट की, बट पार्ट्स में करना हेल्पफुल होता है। छोटी वीडियो होती है, हम इजीली देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किन टॉपिक्स पर और वीडियो चाहिए ताकि मैं उन टॉपिक्स पर आपके लिए बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।